नमस्कार, मैं हूं ममता चतुर्वेदी। सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी एक कुशल शिक्षक, अर्थशास्त्री, गणितज्ञ और राजनीतिज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत गैर राजनीतिक आंदोलन से हुआ, जिसने आगे चलकर जनता पार्टी की नींव डाली। 1974 से 1999 के बीच आप 5 बार संसद सदस्य चुने गए। यही नहीं, 1990 और 1991 के दौरान आप योजना आयोग और भारत के वाणिज्य मंत्री रहे। डॉक्टर स्वामी उन लोगों में से एक हैं जो आसानी से हार नहीं मानते। वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। बहुत दिन बाद देश में राष्ट्रवाद की आंधी चल रही है। भारत सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और कामयाब रणनीति ने पाकिस्तान पर चौतरफा हमला बोल दिया है। अन्य देशों के चंदे के पैसे पर गुजारा करने वाले पाकिस्तान के पास गीदड़ धमकी के अलावा कुछ नहीं बचा है। भारत सरकार की रणनीति से घबराया हुआ चीन एकमात्र ऐसा देश है जो पाकिस्तान का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। दृष्टिकोण प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है सर, अगर हम आपकी बात करें तो आप देश के एक ऐसे नेता हैं जिनकी लोकप्रियता देश के तमाम हिस्सों में है। आपके जो बेबाक राय है, आपकी जो बेबाक बोल है, उसके चलते बहुत से नेताओं को परेशानी होती है, लेकिन जो देश की जनता है वो बेहद आपको पसंद करती है। आपसे एक बात जानना चाहूँगी, क्या ये बात सही है कि आपके इसी बोल के चलते कुछ समय पहले आपको कुछ कम बोलने के लिए कहा गया था? बिल्कुल नहीं, ये तो हमारे जो दुष्ट लोग हैं हमारे साथ, वो प्रचार कर रहे थे क्योंकि वो दुखी थे कि मैंने रघुराम राजन को हटवा दिया था। रघुराम राजन की बड़ी व्यापक समर्थन थी, परंतु हमारे प्रधानमंत्री भी निर्णायक व्यक्ति हैं। तो जब वो उनको बात समझ में आ गई कि इन्होंने कैसा देश की इकोनॉमी का नष्ट किया और जानबूझकर किया, तो उन्होंने उसकी छुट्टी कर दी। छुट्टी करने के बाद बहुत लोगों ने कहा कि अब सब लगता है कि स्वामी के कहने पर चल रही है। तो इसमें जो अखबारों ने, टेलीविज़न्स ने झूठ मेरे बारे छापा, जो बातें मैंने कहानी लड़ाई पैदा करने के लिए, तो मुझे गुस्सा आ गया। तो मैंने कहा कि मैं प्रेस से नहीं बात करूंगा। वैसे भी मैंने सारी काम छोड़ करके आया था, कोर्ट्स दोबारा खुलने वाले थे, तो ये सारी समस्या को सामने रखते हुए मैंने कहा कि मैं नहीं बोलूँगा। अब तो मैं रोज़ बोल रहा हूँ। ना मुझे मोदी ने कुछ कहा, ना मुझे अमित शाह ने कहा, और किसी और को हिम्मत नहीं है बोलने के लिए। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान की हैसियत में आपको कितना अंतर दिखता है? बहुत बड़ा अंतर हुआ है। और दूसरा, ये जो सबसे लाभदायक परिणाम है वो है कि पाकिस्तान के जो राजनेता हैं, जो अभी तक डब्बू थे, अब उनको हिम्मत हो गई है मिलिट्री को कहने के लिए हफीज़ सईद को ठीक करो, ये सारा जो ISI को कंट्रोल में रखो। ये ऐसी भाषा प्रधानमंत्री शरीफ पहले बार बोलने लगे, क्योंकि अब उनको विश्वास हो गया कि भारत की एक तो क्षमता, दूसरी कुशलता ऐसी है कि पाकिस्तान का हम 4 टुकड़ा भी कर सकते हैं यदि हम निर्णय करेंगे। तो उसका फ़ायदा उठाकर उन्होंने मिलिट्री को पर अंकुश लगाने के लिए, ये इसका परिणाम हुआ है दुनिया भर में कि इस प्रकार की ऑपरेशंस होगी और एक की घायल भी ना हो हमारे लोग, ये भी नई बात थी। और इसीलिए जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ओसामा बिन लादेन की बड़ी जय जयकार होती है, जिस तरीके से अमेरिका ने उसको मारा था, परंतु उनका एक हेलीकॉप्टर उसमें ध्वस्त हो गया था, 4 लोग मर गए थे। तो ऐसे सारे जो सर्जिकल स्ट्राइक्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ यानी इंजरीज होते हैं या घायल हो जाते हैं। तो इससे लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं, हमें अब महाशक्ति के बराबर मानने लग गए हैं। देश के कुछ गिने चुने लोग हैं जैसे दिग्विजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, इसके अलावा एक्टर हैं ओम पुरी, ये तमाम लोग सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। हम किसको विश्वास में लें? जहाँ तक कोई पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश में, किसी ने ये नहीं कहा। जो भी कहा, जैसे केजरीवाल ने कहा कि पाकिस्तान की जो प्रचार है उसको
एक्सपोज करने के लिए, उसका भंडाफोड़ करने के लिए हमें ये बाहर निकालनी चाहिए। पाकिस्तान को तो हमने कसाब के लिए उसकी होम एड्रेस तक दे दी, तब भी उन्होंने कहा कि नहीं है, हाँ हम नहीं मानते, ये फर्जी है। हाँ, वो पठानकोट में उनको अंदर आने दिया, सबकी आलोचना के बावजूद हमने उनको अंदर आने दिया, तब भी कहते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ। तो पाकिस्तान को तो समझाने की सवाल नहीं है। अमेरिका ने विश्वास व्यक्त किया कि बहुत अच्छा काम हुआ, रशिया ने बधाई दी हमें, और चाइना ने इस पर इनका बोलने से इनकार कर दिया। तो इसके माने कि किसी के पास और कुछ नहीं है। सैटेलाइट के ज़रिए अमेरिका, चाइना और रशिया को ये सारी फिल्म है कि ये क्या हुआ। तो पाकिस्तान को कोई संदेह है तो रशिया से पूछ लें या अमेरिका से पूछ लें। पीओके, गिलगिट और बलूचिस्तान, क्या आपको लगता है कि भारत ने इन तमाम मुद्दों को उठाने में देरी कर दी? अगर 1972 के बाद इस इशू को उठाया होता तो शायद कश्मीर मुद्दा नहीं बन पाता। बीजेपी ने तो देरी नहीं की, लेकिन निश्चित तौर पर 1947 में बलूचिस्तान तैयार नहीं था विलय करने के लिए, और उस पर आक्रमण हुआ। आक्रमण होने के बाद जब कोई सहारा में नहीं आए, तब उन्होंने दस्तखत किया। पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर संधि है, इसके अलावा सिंधु नदी जल बंटवारे का जो मामला है, इसके अलावा मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा हिंदुस्तान ने दिया है, क्या आपको लगता है कि समय आ गया है कि इन तमाम चीज़ों को वापस लेना चाहिए? जहाँ तक मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज है, उसके अनुसार पाकिस्तान वो एक तरफा है, उन्होंने हमें नहीं दिया। दुनिया में जहाँ भी मोस्ट फेवर्ड नेशन की मान्यता दी है वो दोनों तरफ है, तभी होता है। लेकिन हम इतने उदारवादी निकले मनमोहन सिंह के काल में कि हमने इसको पाकिस्तान को दे दिया। अब पाकिस्तान निःशुल्क सीमेंट लाती है हमारे देश में, और उस बोरी में, सीमेंट की बोरी में वो अफीम लाते हैं, वो गंजा लाते हैं, सोना लाते हैं। तो ये सारी जो है, इसमें हम क्यों पाकिस्तान को ये देना चाहिए? जब तक वो पाकिस्तान टेररिज्म को ख़त्म नहीं करेगी, हमें नहीं करना चाहिए, हमें उसको रद्द करना चाहिए। जहाँ तक इंडस वाटर की सवाल है, उसमें जो भी हमारे लिए जो ढील दी गई या हमारे लिए जो व्यवस्था की गई, उसका पूरा उपयोग नहीं किया। जब संधि करते हैं तो संधि दो मित्रों देशों के बीच में होता है, शत्रु के साथ संधि नहीं हो सकता। तो अब ये शत्रु बन गए हैं, तो हमें उस पानी का उपयोग ऐसा करना चाहिए कि पाकिस्तान उसमें डूब के मरे। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से बातचीत का सिलसिला। अब दलाली शब्द तो प्रधानमंत्री के संबंध में उपयोग करना बड़ा नीच है। इसका दो ही कारण हो सकता है, या वो समझते हैं दलाली शब्द बुरा नहीं है, क्योंकि बोफोर्स में इन्होंने दलाली की, वो तो सिद्ध हो गया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से। कुछ समय पहले आपका ही एक बयान आया था जिसमें आपने कहा था कि मुसलमानों को ठीक करेंगे। उसका मकसद क्या था आखिरकार? मैंने कहा कि उस मुसलमान को मैं अपना मानूंगा जो सच बोलेगा अपने पूर्वज के बारे, और उस पूर्वज उसका हिंदू है। वो यदि कह देगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे घर में दुनिया भर के सारे देश के जो दुनिया के जो मज़हब के लोग हैं वो हैं, क्योंकि हम हिंदू लोग विश्वास करते हैं कि सब धर्मों से भगवान प्राप्त हो सकता है। एकमात्र धर्म है दुनिया में जो ये कहती है। तो इसलिए मैं मुसलमान को ठीक करने के नहीं, परंतु उसका दिमाग को तो ठीक करना है कि वो इस देश की, इस मिट्टी का है और उसको मानना चाहिए। और वो हम ज़रूर अपने पुस्तकों को बदल के, हमारी पढ़ाई को ठीक करके उनको ठीक करेंगे। हम हिंदुओं को भी ठीक करना है। हिंदू ज़्यादा समस्या है मेरे लिए, क्योंकि वो अर्जुना का भावना से मैदान में बैठ जाता है, हताश होकर हथियार डाल देता है। नेशनल हेराल्ड मामले में आपकी तरफ से जो दस्तावेज की मांग की गई है, उस पर सोनिया गांधी ने कहा कि गुप्त मंशा से दस्तावेज जमा करने का प्रयास है। आपकी राय क्या? देखिए, वो कहते हैं कि दस्तावेज मिलेगी मुझे तो मैं और केसेस बना दूंगा उनके ऊपर, यही तो कहा। तो इस माने उन्होंने किया होगा, यानी निर्दोष हैं, तो फिर क्या चिंता है।
और मैं उनकी पर्सनल रिकॉर्ड्स नहीं मांग रहा हूँ। जो उन्होंने रजिस्टर कंपनीज़ को फाइल किया, जो इनकम टैक्स को फाइल किया, जो उन्होंने सरकारी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में ज़मीन लेने के लिए जो फाइल किया, वही मांग रहा हूँ। क्योंकि ये दावा करते हैं कि ये सब हमारा है, हमने पैसा देकर ख़रीदा, तो मैं देखने चाहता हूँ। हाँ, वो कहते हैं कि हमने कर्जा दी थी नेशनल हेराल्ड का पेपर चलाने के लिए। अच्छा, दिखा दीजिए आपके अकाउंट्स जिसमें आपने कहा है कि कर्जा दिया है। तो उनको डर है कि मैं इनको जेल भेज दूंगा, और इसीलिए ये सारे ऐसी बातें कहते हैं। कश्मीर में जो जवान शहीद हुए हैं उस पर राहुल गांधी का एक बयान सामने आया है, जिस पर उन्होंने कहा कि मोदी जी जवानों के खून का सौदा कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं। अब दलाली शब्द तो प्रधानमंत्री के संबंध में उपयोग करना बड़ा नीच है। इसका दो ही कारण हो सकता है, या वो समझते हैं दलाली शब्द बुरा नहीं है, क्योंकि बोफोर्स में इन्होंने दलाली की, वो तो सिद्ध हो गया है। उन्होंने अगस्ता में दलाली की है, उन्होंने नेशनल हेराल्ड में दलाली की है। तो ये दलाली करते आए हैं, तो समझते हैं कि दलाली शब्द से किसी को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ये हो सकता है, या इटली में दलाली शब्द को सर्वमान्य मानते हैं, तो इटली का भाषा में इनको हिंदी में अनुवाद करके बोलते होंगे। हम तो जय जयकार कर रहे हैं, हम आर्मी की। दुनिया कह रही है कि हम पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, वह पाकिस्तान ही हिल गया इसमें। तो क्या इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश में जय जयकार अपनी नहीं करवाई? यहाँ तक कि दुर्गा तक कहलवाई उसको। हाँ, और जो चुनाव हुए थे प्रांतों का, उसमें उसने फूल फ़ायदा उठाया। तो ये मुझे लगता है कि समस्या है कि राहुल गांधी इंडिया में बहुत कम रहता है, तो इस देश की मिट्टी की समस्या संस्कृति जानता नहीं है, शिष्टाचार नहीं जानता है। वो जो नाइट क्लब में सीखता है, मतलब पेरिस में और फ्रांस में और इंग्लैंड में, उसी वही पता है। इसी उसकी बड़ी दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी के लिए। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के आपके बयान को विपक्षी दल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आप बताइए कि कब मैं करूं जब चुनाव नहीं होंगे। 2017 के लिए नहीं करूंगा, तो मैं 2018 में कहूँगा, वो कहेंगे 2019 की लोकसभा के लिए कर रहे हैं। तो कोई ना चुनाव आते रहता है, तो ये मैं तो नहीं देखता हूँ। हमारी तो निष्ठा राम के प्रति कि हमने मैनिफेस्टो में कहा कि हम राम का मंदिर बनाएंगे, और मंदिर बनाना बड़ा सरल बात है। सुप्रीम कोर्ट में हम फैसला करेंगे, हम कोई ज़बरदस्ती करने वाले नहीं हैं। यद्यपि हमारी सरकार है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, कोर्ट में बहस करके जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्योंकि अब हमारे पास सबूत है कि जो मंदिर है उसमें राम रहता है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा पूजा से जो मंदिर बनती है वहाँ प्रवेश कर जाता है भगवान। तो भगवान ने प्रवेश किया, तो ये राम का है। दूसरा है कि मस्जिद जहाँ है वो सिर्फ एक प्रार्थना स्थल है, वहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं और कुछ नहीं। सऊदी अरेबिया में मस्जिद तोड़ते हैं, और कतार में तोड़ते हैं, पाकिस्तान में तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि ये तो एक बिल्डिंग है जहाँ आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। हाँ, उतना ही है। भगवान तो सारी जगह है। वो तो यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया ने जहाँ पैगंबर मोहम्मद नमाज़ पढ़ते थे उसको भी तोड़ दिया। तो मैं कहता हूँ कि अच्छा, आपको बाबरी मस्जिद चाहिए, सरयू नदी के उस पार हम जगह दे देंगे, वहाँ बना दीजिए। आपके पास पैसा नहीं है तो पैसा भी दे देंगे। तो इससे ज़्यादा क्या समझौता हो सकता है? आखिर में 40,000 मंदिरों को तोड़ा है इन लोगों ने मुग़ल के काल में। तो हम तो सिर्फ 3 ही मांग रहे हैं, मथुरा के कृष्णा, अयोध्या के राम और काशी विश्वनाथ के शंकर भगवान। यही 3 ही मांग रहे हैं। इसको देने में कि उनकी क्या समस्या? और ये नहीं कहेंगे कि मस्जिद नहीं बना सकते हो, दूसरा जगह दे देंगे, वहाँ मस्जिद बना लो। क्या आपको लगता है कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो आसानी से हल होने? हाँ, बिल्कुल। एक बार तो जीत गए इलाहाबाद हाई कोर्ट में, अब फाइनल है सुप्रीम कोर्ट में। सिर्फ एक बेंच बनानी है। हम चाहते हैं, मैं खुद चाहता हूँ कि एक जज तो मुसलमान होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक भी मुसलमान जज नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका चयन हो जाए, उसके बाद हम शुरू कर दें। दिन प्रतिदिन की सुनवाई होगी तो 1 महीने में हो जाएगा, और 2017 में पता नहीं फरवरी में या मार्च में या जुलाई में
फरवरी 2017 में तो निश्चित राम मंदिर बन जाएगी, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने प्री फैब्रिकेटेड बनाई है सब, तो फट 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 उसको फिट कर देंगे, जैसे अपने अक्षरधाम में हुआ है वैसा हो जाएगा और जल्दी बन जाएगा। और करना ही है, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। और सिर्फ ये नहीं, बस 2 और भी हैं, मथुरा और वाराणसी। मिलते हैं एक और छोटे से ब्रेक के बाद। हम तो एक भिन्न सरकार हैं, ये तो सिद्ध कर दिया। एक भी आरोप नहीं है भ्रष्टाचार का, एक भी आरोप नहीं है किसी मंत्री के बारे, किसी मंत्री, ये भी अभूतपूर्व है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकेत दिया है कि चुनाव में जो फिजूल खर्ची होती है उसको रोकने के लिए कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराया जाए। इस पर आपकी राय क्या है? अब इसमें फिर नए उपाय ढूंढने पड़ेंगे कि यदि किसी पार्टी की मेजॉरिटी ख़त्म हो जाए और किसी और पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल सकी एक असेंबली में या पार्लियामेंट में भी, तो फिर क्या करोगे? हाँ, चुनाव तो करना ही पड़ेगा, और एक बार करोगे तो फिर 5 साल मिल जाएंगे वहाँ से। तो ये कई चीज़ें इसमें पहलू हैं जिसका अभी समाधान निकालनी है। आइडिया तो अच्छा है, क्योंकि रोज़ हर साल हम एक इलेक्शन दूसरा इलेक्शन और सारा मीडिया का स्पेकुलेशन, तुम हार रहे हो, घर अब अगला चुनाव जीत नहीं सकोगे, सरकार नहीं बनाओगे, ये सारी टाइम वेस्ट करती है। तो एक 5 साल का होना चाहिए, उसके लिए उपाय ढूंढना चाहिए, परंतु उसमें कई समस्याएं हैं, उसको समाधान करने पड़ेगी पहले। अगर अभी तक के केंद्र सरकार के कार्यकाल की बात करें तो आप किस तरह आंकते हैं, किस तरीके से देखते हैं? अब हम तो एक भिन्न सरकार हैं, ये तो सिद्ध कर दिया। एक भी आरोप नहीं है भ्रष्टाचार का, एक भी आरोप नहीं है किसी मंत्री के बारे, किसी मंत्री, ये भी अभूतपूर्व है। तो अब 2-2.5 साल में इतना ही कर दिया, यही बहुत बड़ी चीज़ है। अब बाकी चीज़ों के लिए करना है, अर्थ प्रणाली में काम ठीक से नहीं हुआ है, उसको करना है, कर सकते हैं। डिफेंस में तो हमने चमत्कार दिखा दी। हाँ, तो इसीलिए, और हमारे पार्टी में सिर्फ एक नेता बाकी सब गुलाम, ऐसा तो नहीं है। हमारे पारीकर अलग है, हमारे राजनाथ अलग है, यानी एक पर्सनालिटी है अलग, और अपने हिसाब से काम करते हैं। हाँ, टीम में काम करते हैं, एक टीम वर्क चलती है। इसी प्रकार से नितिन गडकरी हैं, तो ये ऐसे सुषमा स्वराज हैं। हाँ, हमें और भी चाहिए, ये बात सही है। बड़ी अपेक्षा थी लोगों को कि हम काला धन वापस ला देंगे, उसमें हम फेल हुए हैं, परंतु उसका भी जल्दी से ठीक हो सकता है। तो जो हमने सफलता पाई है वो किसी और सरकार ने नहीं पाई, और कोई नहीं सोच सकता है कि एक शुद्ध सरकार बन सकती है। हमने करके दिखा दिया कि शुद्ध सरकार बन सकती है। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना से खतरा है? देखिए, खतरा तो पाकिस्तान तो कोई खतरा नहीं है, उसकी खतरा वो तभी आएगी जब वो चाइना से जुड़ेगी। चाइना से मेरी राय है, क्योंकि मैं चाइना को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उनका भाषा भी बोलता हूँ, वो वास्तव में हमारी जो सांस्कृतिक प्रभाव है चाइना पर ही, बुद्ध धर्म हमारे से ही उनके पास गई थी, और हमारी जो बुद्धिमत्ता है, हमारे लोगों के जो बुद्धिजीवी हैं वो कितने चमकते हैं दुनिया में, ये सब अपनी जो क्षमता है उसको समझते हैं और वो दोस्ती चाहते हैं। परंतु उनके दिमाग में एक है कि क्या जब हम चाइना और अमेरिका के बीच में झगड़ा आएगी तो हम किस तरफ होंगे, और यदि हम चाइना को ये समझा देंगे कि हम तटस्थ रहेंगे तो वो फिर हमारे साथ दोस्ती करेंगे। और जब नाराजी देसाई था प्रधानमंत्री, तो उन्होंने एक बार मुझे कहा, तुम चाइना को जानते हो, क्यों उन्हें बात करते हो कि हमसे समझौता करें बॉर्डर पर, ये पर। तो मैंने कहा, पहले मुझे लिख कर दे दो कि हम ना रशिया ना चाइना, इन दोनों के बीच में हम तटस्थ रहेंगे, और चाइना और रशिया का झगड़ा होने वाला है, वो एक कोई द्वीप है छोटा सा नदी पर, उस पर होना, तो हम कहिए कि तटस्थ रहें,
क्योंकि उनको संदेह है कि ये जो इंडो सोवियत ट्रीटी इंदिरा गांधी ने संधि बनाई, उस संधि के अनुसार उनके फ़ौज हमारे देश से तिब्बत जा सकेगी। अब सफाई दे दीजिए कि हम कोई ऐसा मानने वाले नहीं है, इंदिरा गांधी की जो संधि है हम नहीं मानेंगे। तो बात देखिए क्या परिवर्तन आता। वही हुआ। मैं गया चाइना, उनको समझाया, दिखाया प्रधानमंत्री की चिट्ठी, और तुरंत बदल गए, कहा कि हम बातचीत करेंगे। वहीं से सारा दोबारा आए। फिर मैं कैलाश मानसरोवर का भी मैंने रास्ता खुलवाया। कई चीज़ें हुई। आज वो ये देख रहे हैं कि हम थोड़ा ज़्यादा निकट हो गए हैं अमेरिका के, ऐसा उनका अभिप्राय है। उस अभिप्राय को दूर करने के लिए, उसको समाधान करने के लिए हमें प्रयास करेंगे तो चाइना के साथ हमारी दोस्ती होना स्वाभाविक है। देश के विकास को लेकर आपका अपना दृष्टिकोण क्या है? देश के में विकास, आर्थिक विकास लानी है तो पहला जो हमारी कृषि क्षेत्र है वो सबसे सस्ता अनाज माने चावल, गेहूँ, सब्जी, फल, पुष्प, ये सारी चीज़ें सबसे सस्ता बनाती है। हमारे देश में 12 महीने हम कृषि कर सकते हैं क्योंकि हिम नहीं है। बाकी देशों में जैसे अमेरिका में 5 महीने हिम होती है। तो हम लोगों को कृषि को प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरी है कि जो नया यंत्र है जिसको अंग्रेजी में इनोवेशन कहते हैं, नई तरीका, जैसे पहले हम पैदल जाते थे, फिर बैलगाड़ी आई, फिर उसके बाद मोटर रेलगाड़ी, हवाई जहाज़ आई, और थोड़े दिन के बाद स्पेसशिप आ जाएगी, रॉकेट में हम लोग जाने लगेंगे। इस प्रकार से जो नवीनतम यंत्रों को हम पैदा करते हैं, तो ये यंत्र को हमारे देश में, क्योंकि हमारी जनसंख्या में 70% लोग 35 साल से कम है, उनको उत्साहित करना चाहिए कि ऐसे ऐसे कोई नया यंत्र ढूंढते रहो, शोध करके, अनुसंधान करके। तो ये 3 बातों पर मैं जोर दूंगा। और पानी की समस्या को हल करने के लिए समुद्र से नमक हटा के पानी को, पीने की पानी और सिंचाई की पानी उपयोग करना चाहिए, अब उत्पन्न करना चाहिए। और हमारे देश में इस दुनिया के 60% थोरियम का साधन है, उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में बदलेंगे तो इतनी पावर होगी कि हम बांग्लादेश को भी दे सकेंगे, श्रीलंका को भी दे सकते हैं, हम अनेक देशों के लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसा हमारी देश में क्षमता ही क्षमता है। लेकिन अंग्रेज़ों के राज के बाद फिर ये समाजवाद की जो पागलपन जवाहरलाल नेहरू ने रशिया से ली, और सारा जगह लोगों को हाथ पैर बांधने का जो प्रक्रिया थी, उस कारण से हम पीछे रह गए हैं। और भी आगे जा सकते हैं। थोड़ा हमने, जब मैं राज्य में सरकार में आया था चंद्रशेखर के टाइम में और नरसिम्हा राव के टाइम में, उसमें बदल आने के कारण थोड़ा विकास की दर बढ़ गई, लेकिन और भी बढ़ाना चाहिए और हम कर सकते हैं। उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और एक अर्थशास्त्री के रूप में काम करना चाहिए। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। भारत के चौतरफा हमले से चारों खाने चित्त पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे पर दोषारोपण की राजनीति शुरू हो गई है। भारत महाशक्ति बनने के पहले कदम की तरफ आगाज कर चुका है, तो दूसरी तरफ विश्व के तमाम महाशक्तियों की नज़र हिंदुस्तान पर है और हिंदुस्तान की नज़र विश्व पर। ऐसे में आने वाले चुनौतीपूर्ण दिनों में यह देखना होगा कि विश्व पटल पर हिंदुस्तान की छवि कैसी उभरती है। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए महुआ टीवी।